नमस्कार दोस्तों, डैफोडिल कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत। मैं राकेश कुमार शव। पिछले वीडियो में हमने संधि की परिभाषा, संधि के जो भेद और जो स्वर संधि के जो 5 उपभेद हैं उनके बारे में पढ़ा है। सामान्य रूप से हमने ये पढ़ा था कि स्वर संधि है, उसके जो 5 भेद है, एक दीर्घ है, एक गुण है, एक वर्धी है, एक यण है, एक अ आदि है। इससे ठीक पहले हमने ये भी पढ़ा था कि संधि सम प्लस में दी के योग से बना है। संधि की परिभाषा, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। संधि के अंदर केवल दो वर्णों का क्या होता है? मेल होता है। और मेल के साथ साथ क्या होना चाहिए? विकार उत्पन्न होना चाहिए। या विकार होगा, या लोप होगा, या आदेश होगा। तो जहां पर कोई न कोई विकार उत्पन्न होगा वहां पर क्या होगी? संधि होगी। इसके बाद में हमने संधि के 3 भेद, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, और स्वर संधि के जो 5 उपभेद है उन पर चर्चा की है। आज हम स्वर संधि का जो पहला भेद है, दीर्घ स्वर संधि, वो हम पढ़ेंगे। दीर्घ स्वर संधि। संधि के जो 3 भेद हमने पढ़े हैं, 3, एक तो स्वर संधि है, एक व्यंजन संधि है, और तीसरी जो संधि है वो है विसर्ग संधि। स्वर संधि के जो 5 उपभेद हैं उसमें पहला जो उपभेद है वो है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि को सैवर्ण संधि भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो सहजातीय स्वर आपस में मिलते हैं इसलिए इसे सैवर्ण संधि भी कहते हैं। दीर्घ संधि में हमने ये पढ़ा है कि जहां पर समान स्वर है, सहजातीय स्वर ए आपस में मिलेंगे और उनका दीर्घ रूप या आ होगा, या फिर ई होगा, या फिर क्या होगा? उ होगा। तो 3 परिवर्तन होंगे। पहला परिवर्तन क्या होगा? यदि ए और ए के बाद में ए का योग हो तो यहाँ पर ए और ए हर्षण स्वर का जो परिवर्तन है किस में हो जाएगा? दीर्घ आ में हो जाएगा। दूसरा जो परिवर्तन है वो ए के बाद में आ जाए तो अभी दीर्घ संधि के अनुसार ए और आ का योग होकर ये क्या हो जाएगा? आ में परिवर्तन हो जाएगा। तीसरा हम देखें, पहले आ स्वर हो और आ का मेल यदि ए के साथ हो तो भी दीर्घ संधि के नियम के अनुसार ये क्या होगा? आ स्वर होगा। और चौथा यदि हम देखें तो आ और आ स्वर, प्रथम स्वर का अंतिम जो स्वर है वो आ हो और अंतिम शब्द का प्रथम जो स्वर है वो भी क्या हो? आ हो, तो भी दोनों वर्ण आपस में मिलकर इसका रूप परिवर्तन किस में हो जाएगा? आ में हो जाएगा। तो पहला ए और ए, या ए और आ के बाद में ए और आ का यदि योग होगा तो दीर्घ संधि के अंदर परिवर्तन किस में हो जाएगा? आ में हो जाएगा। एक तो परिवर्तन ये होगा, दीर्घ संधि में क्या होगा? आ बनेगा। दूसरा यदि हम परिवर्तन की बात करें तो दीर्घ संधि में ई और ई, यदि ई और ई के बाद ई और ई का योग हो रहा है, ई और ई, तो दोनों स्वर आपस में मिलकर इनका जो रूप परिवर्तन है वो किस में हो जाता है? दीर्घ ई में हो जाता है। तीसरा जो परिवर्तन है वो उ और उ के बाद उ और उ का मेल होता है, उ और उ के बाद उ और उ, तो दीर्घ संधि में उ और उ दोनों मिलकर इसका रूप परिवर्तन किस में हो जाता है? दीर्घ उ में हो जाता है। तो दीर्घ संधि के अंदर हम 3 परिवर्तन पढ़े। एक स्थान पर आ बनेगा, एक स्थान पर क्या होगा? दीर्घ ई में परिवर्तन होगा, और एक स्थान पर क्या बनेगा? दीर्घ उ में परिवर्तन होगा। तो समान स्वर या सहजातीय स्वर आपस में जो मिलेंगे तो दीर्घ संधि के अंदर 3 परिवर्तन होंगे। एक आ, एक स्थान पर ई बनेगा और एक स्थान पर क्या बनेगा? उ बनेगा। अब उदाहरण किस प्रकार आएंगे दीर्घ संधि के अंदर? एक उदाहरण हम समझते हैं। एक शब्द दे रखा है, युग प्लस में अंतर। युग प्लस में अंतर दे रखा है। अब हमने संधि में ये पढ़ा है कि संधि के अंदर जो प्रथम जो पद होता है उसका अंतिम वर्ण लेना है, और अंतिम जो पद है उसका हमें क्या लेना है? प्रथम वर्ण लेना है। तो यहाँ पर हम देखें तो प्रथम जो शब्द है उसका अंतिम वर्ण निकालेंगे तो गै के नीचे मैं हलंत लगाऊं तो यहाँ स्वर आ रहा है। कौन सा स्वर आ रहा है? ए स्वर आ रहा है। और अंतिम पद का यदि प्रथम स्वर देखें तो यहाँ पर प्रथम स्वर कौन सा है? ए। अब यहाँ पर संधि इन दो वर्णों के मध्य क्या होगी? संधि होगी। संधि के अंदर केवल दो वर्णों का मेल होता है और दो वर्णों के मेल से कोई न कोई क्या होगा? विकार उत्पन्न होगा। तो यहाँ पर ए और ए स्वर आपस में मिलेंगे, इनका दीर्घ रूप क्या हो जाएगा?
आ हो जाएगा। तो दीर्घ संधि में हमने यही पढ़ा है कि ए और ए स्वर मिलेंगे तो उसका दीर्घ रूप क्या होगा, आ होगा। अब इस शब्द को बनाएंगे तो यू। अब गए आता है, इसके अंदर जो स्वर की मात्रा कौन सी आएगी, आ की आएगी। अनुस्वार ऊपर है तो यहाँ पर आ पर अनुस्वार लगा देंगे, शेष यहाँ पर तय और रह। तो ये युग प्लस में अंतर से जो शब्द बनेगा वो क्या बनेगा, युगांतर बनेगा। युगांतर के अंदर यदि आपको संधि पूछे तो संधि यहाँ पर कौन सी है, दीर्घ संधि है, क्योंकि मध्य के अंदर यहाँ पर मात्रा किसकी आ रही है, आ की आ रही है। इसी प्रकार हम देखें, एक शब्द दे रखा है आपको रजनी प्लस में ईश। रजनी देख लो, रजनी किसका पर्यायवाची है, रात का पर्यायवाची है। तो रजनी के अंदर हम देखें तो यहाँ पर प्रथम जो पद है, प्रथम पद का हम अंतिम वर्ण स्वर लेंगे, वर्ण लेंगे, और अंतिम पद का हम क्या लेंगे, प्रथम वर्ण लेंगे। तो यहाँ पर हम देखें रे जय न के नीचे यदि हलंत लगाएं तो यहाँ पर जो स्वर आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, ई स्वर आ रहा है, और ई के बाद में यहाँ पर जो स्वर है वो भी कौन सा है, ई है। तो दीर्घ संधि में हमने ये पढ़ा है ई और ई स्वर आपस में मिलेंगे, इनका जो रूप परिवर्तन है वो किस में हो जाएगा, दीर्घ ई में हो जाएगा। तो यहाँ पर ई और ई के योग से यहाँ पर इसका जो परिवर्तन है किसमें हो गया, दीर्घ ई में हो गया। अब इस शब्द को हम जोड़ेंगे तो रे का रे, जय का जय, न पर ई की मात्रा किसकी आ जाएगी, दीर्घ ई की आ जाएगी। तो ये रजनी प्लस में इससे शब्द बनेगा वो क्या बनेगा, रजनीश बनेगा। तो रजनी है वो किसका पर्यायवाची है, रात का पर्यायवाची है, और रात का जो इस है वो क्या है, चंद्रमा है। तो रजनीश किसका पर्यायवाची है, चंद्रमा का पर्यायवाची है। तो दीर्घ संधि के अंदर एक स्थान पर क्या हो गया, आ, और एक स्थान पर परिवर्तन किसमें हो गया, ए में हो गया। तीसरा हम परिवर्तन की बात करें तो जिस प्रकार कोई शब्द दे रखा है आपको भानु प्लस में उदय, भानु प्लस में उदय। अब हम देखें यहाँ पर तो यहाँ पर जो स्वर है वो कौन सा है, ऊ है, और ऊ का जो मेल है वो किसके साथ हो रहा है, ऊ के साथ हो रहा है। तो ऊ और ऊ जो स्वर मिलेंगे तो उसका जो दीर्घ रूप परिवर्तन किस में हो जाएगा, दीर्घ ऊ में हो जाएगा। तो यहाँ पर भा प्लस में न के नीचे हल लगाएंगे तो यहाँ पर जो स्वर आएगा वो कौन सा आएगा, ऊ आएगा, और ऊ का जो मेल किसके साथ हो रहा है, ऊ के साथ हो रहा है। तो यहाँ पर दो वर्णों के अंदर मेल होगा और मेल से कहीं न कहीं विकार उत्पन्न होगा, और विकार के आधार पर ये दोनों स्वरों का जो परिवर्तन है वो किस में हो जाएगा, दीर्घ स्वर में हो जाएगा। अब हम देखें भा न के अंदर मात्रा किसकी आएगी, दीर्घ ऊ की आएगी, तो हम दीर्घ ऊ की मात्रा लगाएंगे, फिर द और ये, तो ये भानु प्लस में उदय से शब्द क्या बनेगा, भानुदय। इस प्रकार आपको भानुदय के अंदर संधि पूछे तो यहाँ संधि कौन सी है, दीर्घ है, क्योंकि यहाँ पर दीर्घ ऊ की मात्रा आ रही है। युगांतर के अंदर यदि आपको संधि पूछे तो यहाँ पर संधि कौन सी है, दीर्घ है, क्योंकि यहाँ पर मध्य के अंदर क्या आ रही है, आ की मात्रा आ रही है। और रजनीश के अंदर पूछे तो आपको संधि कौन सी है, दीर्घ है, क्योंकि यहाँ पर दीर्घ ई स्वर की मात्रा आ रही है। तो परिवर्तन हमने दीर्घ संधि के अंदर तीन परिवर्तन पढ़े, एक स्थान पर ए और ए मिलेंगे तो आ में परिवर्तन हो जाएगा, एक स्थान पर क्या बनेगा, ई में परिवर्तन होगा, और एक स्थान पर क्या बनेगा, दीर्घ ऊ में परिवर्तन होगा। इस प्रकार दीर्घ संधि के अंदर एक स्थान पर आ और एक ई, और तीसरा जो परिवर्तन किसमें होगा, ऊ में होगा। इस प्रकार हम अन्य उदाहरण देखें दीर्घ संधि के। एक शब्द हमारे पास दीपावली, एक है रत्नावली, एक है मुक्तावली, एक शब्द दे रखा है कारावास, एक शब्द दे रखा है गर्भाधान, एक शब्द दे रखा है अंत्याक्षरी, एक है जठराग्नि, एक है दावाग्नि, एक शब्द दे रखा है परीक्षा, एक दे रखा है प्रतीक। इस प्रकार के जो उदाहरण है
यहाँ पर हम देखें तो इन सभी उदाहरणों के अंदर यदि आपको संधि पूछी जाए तो यहाँ पर संधि कौन सी है, दीर्घ संधि है। दीर्घ संधि के अंदर या तो आपको शब्दों के मध्य आ स्वर की मात्रा मिलेगी, या फिर ई स्वर की मात्रा मिलेगी, या फिर उ स्वर की मात्रा मिलेगी। यहाँ पर हम देखें दीपावली के अंदर यदि आपको संधि पूछे तो यहाँ पर संधि कौन सी है, दीर्घ संधि है। लेकिन इसका जो संधि विच्छेद कहां से करेंगे, तो संधि विच्छेद यहाँ पर मध्य के अंदर यहाँ पर आ स्वर की मात्रा आ रही है और यहाँ से इसका विभाजन या इसके टुकड़े करेंगे। तो यहाँ पर मूल शब्द की बात करें तो दीप और दीपा दोनों में से देखें तो यहाँ पर मूल शब्द क्या है, दीप है। दीप प्लस में अवली और आवली, ऑप्शन के अंदर आपको अवली भी मिलेगा और आवली भी मिलेगा। अवली और आवली के अंदर देखें तो यहाँ पर शब्द क्या होता है, अवली होता है, न कि आवली होता है। अवली का अर्थ क्या होता है, पंक्ति या कतार है। अवली का अर्थ क्या है, पंक्ति या कतार। तो यहाँ पर पै के अंदर हम स्वर देखें तो पै के अंदर स्वर कौन सा आ रहा है, ए आ रहा है, और यहाँ पर भी स्वर कौन सा है, ए। दीर्घ संधि के अंदर ए और ए स्वर आपस में मिलेंगे तो दोनों का योग क्या हो गया, आ हो गया। तो ये दीप प्लस में अवली से इसका विभाजन क्या हो जाएगा, दीपावली हो जाएगा। शब्द क्या बनेगा, दीपावली बनेगा। इसी प्रकार हम रत्नावली के अंदर देखें, यहाँ पर आ की मात्रा आ रही है तो इसका विभाजन करेंगे। मूल शब्द यहाँ पर क्या है, रतन। रतन प्लस में क्या हो जाएगा, अवली हो जाएगा। तो यहाँ पर न के अंदर जो स्वर है वो कौन सा है, ए, और ए के बाद में यहाँ पर भी स्वर कौन सा आ रहा है, ए आ रहा है। तो दीर्घ संधि के अंदर ए और ए का जो योग होकर क्या हो गया, आ में परिवर्तन हो गया। तो रतन प्लस में अवली से क्या हो जाएगा, रत्नावली। ये जो मुक्तावली जो शब्द है ये परीक्षा में कई बार पूछा गया है। अब मुक्तावली के अंदर यदि आपको संधि पूछे कौन सी है तो आप आराम से बता सकते हो कि संधि कौन सी है, दीर्घ संधि है, क्योंकि मध्य के अंदर क्या आ रही है, आ की मात्रा आ रही है। लेकिन इसके जो संधि विच्छेद है आपको दो प्रकार से मिलेंगे। एक आपको दे दिया मुक्ता प्लस में अवली, और एक ऑप्शन दे रखा है मुक्त प्लस में अवली। अब देखो अवली और आवली के अंदर हम देखें तो मूल शब्द यहाँ पर क्या है, अवली है। अवली का अर्थ क्या होता है, पंक्ति या कतार है। लेकिन बात यह है कि मुक्ता और मुक्त के अंदर यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर ये मुक्ता प्लस में अवली है। मुक्ता प्लस में अवली से तात्पर्य क्या, मतलब मोतियों की अवली या पंक्ति या कतार। तो यहाँ पर मुक्त का अर्थ तो क्या होता है, छोड़ना हो गया। तो यहाँ पर जो मूल शब्द क्या आएगा, मुक्ता आएगा। तो इसका जो विभाजन सही क्या होगा, मुक्ता प्लस में क्या होगा, अवली होगा। तो ये मुक्त प्लस में अवली नहीं होगा, इसका विभाजन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मोतियों की माला है तो मुक्ता प्लस में अवली। आ और आ यहाँ पर हम देखें तो स्वर कौन से मिल रहे हैं कि यहाँ पर तय के अंदर जो स्वर कौन सा आ रहा है, आ रहा है, और यहाँ पर जो स्वर है वो कौन सा है, ए स्वर है। दोनों स्वर आपस में मिलेंगे तो इसका जो रूप परिवर्तन है वो दीर्घ आ में परिवर्तन हो गया है। कारावास के अंदर देखें तो इसका विभाजन भी कार प्लस में आवास या फिर कारा प्लस में आवास। तो यहाँ पर देखें मूल जो शब्द है वो कार नहीं है, यहाँ पर मूल शब्द क्या है, कारा है। कारा का अर्थ क्या हो गया, बंदी हो गया। और प्लस में आवास, और आवास में देखें तो यहाँ पर क्या है, आवास, घर हो गया। तो कारा प्लस में आवास, बंदी घर है। तो ये कार प्लस में आवास नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, कारा प्लस में क्या होगा, आवास होगा। यहाँ पर देखें तो रह के अंदर स्वर कौन सा आ रहा है, आ रहा है, और यहाँ पर अंतिम जो पद है उसके अंदर तो प्रथम स्वर है वो भी कौन सा है, आ है। तो हमने ये भी पढ़ा है कि दीर्घ संधि के अंदर आ और आ आपस में मिलेंगे तो भी इसका परिवर्तन किस में होगा, दीर्घ आ में होगा। तो यहाँ पर इसमें कारा प्लस में आवास, ये क्या हो जाएगा, कारावास। यहाँ पर देखें गर्भाधान के अंदर तो यहाँ पर आ की मात्रा आ रही है, और यहां से इसके विभाजन करेंगे तो यहाँ पर देखें मूल जो शब्द है वो मूल शब्द यहाँ पर क्या है, गर्भ प्लस में ए दान या आदान। तो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या आएगा, आधान आएगा। तो ये गर्भ प्लस में आधान हो गया। तो यहाँ पर ए और आ स्वर आपस में मिलेंगे तो इनका दीर्घ रूप क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। तो यहाँ पर भी संधि कौन सी है, दीर्घ संधि है। तो दीपावली है, रत्नावली है, मुक्तावली है, कारावास है, गर्भाधान है, यहाँ पर जो संधि है कौन सी है, दीर्घ संधि है। इसी प्रकार अंत्याक्षरी, ये जो शब्द है शब्दशुद्धि में कई बार पूछा जाता है, अंताक्षरी। कई बार इस प्रकार लिखा जाता है अंताक्षरी, ये लिखा होता है। तो ये अंताक्षरी नहीं होता है। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर तो क्या है, अंत प्लस में क्या है, अक्षरी है। अंत का अर्थ तो क्या हो गया, समाप्त हो गया। यहाँ पर अंत्य का अर्थ है, अंत्य का अर्थ क्या होता है, अंतिम अक्षर, अंतिम अक्षर से शुरू होने वाली। तो यहाँ पर ये अंताक्षरी शब्द नहीं होता है, ये क्या होता है, अंत्याक्षरी। तो यहाँ पर अंत्याक्षरी है, और इसका विभाजन करेंगे तो ये विभाजन क्या होगा, अंत्य प्लस में अक्षरी। अंत्य प्लस में अक्षरी। अब हम देखें तो यहाँ पर यह के अंदर जो स्वर आ रहा है वो स्वर कौन सा है, ए, और यहाँ पर प्रथम जो स्वर है वो भी कौन सा है, ए। दोनों स्वर आपस में मिलेंगे, इनका दीर्घ रूप क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा।
तो इस प्रकार अंत्याक्षरी के अंदर यदि आपको संधि पूछे तो कौन सी है, दीर्घ संधि है, और ये अंत्य प्लस में क्या होगा, अक्षरी होगा, न कि अंत प्लस में क्या होगा, अक्षरी होगा। इसी प्रकार जठराग्नि एक दावाग्नि है। एक तो पेट की आग है, पेट की आग के लिए एक शब्द क्या आता है, जठराग्नि है, और एक होती है जंगल की आग, और जंगल की आग के लिए एक शब्द क्या आता है, दावाग्नि या दावानल आता है। तो यहाँ पर देखें जठराग्नि के अंदर मूल शब्द देखें तो एक तो क्या है, जठर है। जठर का अर्थ क्या होता है, पेट होता है। जठर योग अग्नि। अब जठर योग अग्नि है, इसके अंदर देखें तो प्रथम जो पद है जठर, इसके अंदर अंतिम जो वर्ण है, अंतिम वर्ण निकालेंगे तो यहाँ पर रह के अंदर हल लगाएं तो ये क्या आएगा, ए आएगा, और अग्नि के अंदर प्रथम जो स्वर है वो भी क्या है, ए है, और दीर्घ संधि के नियम के अनुसार ए और ए का योग किसमें हो गया, आ में हो गया। तो यहाँ पर जठराग्नि के अंदर जो संधि है वो कौन सी है, दीर्घ संधि है। दावाग्नि, दावाग्नि के अंदर देखें तो आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक दाव भी मिलेगा और एक दावा मिलेगा, दाव और दावा। अब देखिए दाव और दावा के अंदर, दावा और दाव में, यहाँ पर दाव का अर्थ क्या होता है, जंगल होता है, तो ये जंगल की जो आग है, तो यहाँ पर ये दावा नहीं होगा, और यहाँ पर क्या होगा, दाव प्लस में क्या हो जाएगा, अग्नि हो जाएगा। तो ये वह के अंदर जो स्वर है वो कौन सा है, ए, और ए और ए मिलकर इसका रूप परिवर्तन किस में हो जाएगा, आ में हो जाएगा। तो दावाग्नि का संधि शब्द क्या मिलेगा, संधि विच्छेद क्या होगा, दाव प्लस में क्या हो जाएगा, अग्नि हो जाएगा। तो यहाँ पर भी संधि कौन सी है, दीर्घ संधि है। अब देखा हम परीक्षा के अंदर, परीक्षा के अंदर हमने ये पढ़ा है, दीर्घ संधि में ये पढ़ा है कि जहां पर दीर्घ ई की मात्रा आती है वहां पर दीर्घ संधि हो सकती है। तो परीक्षा के अंदर देखें तो आपको परि प्लस में इक्षा, एक परि ये और एक परि ये। अब देखिए ऑप्शन में ई की मात्रा छोटी भी आ सकती है रह पर, और ई की मात्रा क्या आ सकती है, बड़ी भी आ सकती है, लेकिन हमें ये देखना है कि यहाँ पर मूल शब्द क्या है, परि ये है या परि ई की मात्रा बड़ी है। तो यहाँ पर परीक्षा के अंदर यहाँ पर जो उपसर्ग है, ये जो परि है, जो परि का अर्थ क्या होता है, चारों होता है, तो यहाँ पर परि प्लस में क्या हो जाएगा, इक्षा हो जाएगा, परि प्लस में इक्षा। परि प्लस में इक्षा करेंगे तो यहाँ पर रै के अंदर जो अंतिम जो वर्ण है वो क्या है, ई स्वर है, और यहाँ पर दीर्घ ई आ रही है, दोनों ई का आपस में योग होगा और इसका रूप परिवर्तन किस में हो जाएगा, ई में हो जाएगा। तो परीक्षा के अंदर संधि पूछे तो कौन सी है, दीर्घ संधि है, तो परि प्लस में इक्षा से क्या हो जाएगा, परीक्षा। इसी प्रकार हम देखें प्रतीक, प्रतीक के अंदर देखें तो यहाँ पर ई की मात्रा आ रही है और इसका विभाजन करेंगे तो प्रतीक के अंदर ई की मात्रा क्या आएगी, छोटी आएगी, क्योंकि जितने भी उपसर्ग हैं, जो संस्कृत के 22 जो उपसर्ग हैं, उन 22 उपसर्ग में यदि कोई ई की मात्रा वाले उपसर्ग आ रहे हैं वहां पर हमेशा ई की मात्रा क्या आती है, छोटी आती है। तो ये उपसर्ग है, चाहे परि आ जाए, प्रति आ जाए, अधि आ जाए, अधि आ जाए, कोई भी उपसर्ग हो, वहां पर ई की मात्रा हमेशा क्या करनी है, आपको छोटी करनी है। तो प्रति और प्रति दोनों यदि आपको दे रखे हैं तो यहाँ पर ई की मात्रा कौन सी आएगी, छोटी आएगी, न कि बड़ी आएगी। अब प्रति प्रश्न में ये क्या हो जाएगा, इक हो जाएगा, इक के अंदर भी ई की मात्रा क्या आती है, छोटी आती है, तो प्रति प्रश्न में इक से ये क्या हो जाएगा, प्रतीक हो जाएगा। तो इस प्रकार के यदि कोई भी शब्द आए जहां पर मध्य के अंदर आ स्वर आ रहा है, या फिर ए की मात्रा आ रही है, या फिर ऊ की मात्रा आ रही है, तो वहां पर संधि कौन सी मानी जाती है, दीर्घ संधि मानी जाती है। तो दीर्घ संधि के अंदर या तो आ आएगा, या फिर ए की मात्रा आएगी, या फिर किसकी मात्रा आएगी, ऊ की मात्रा आएगी। एक उदाहरण और है, एक शब्द हमारे पास गुरुपदेश, एक शब्द और है मुरारी, एक कंसारी, एक शब्द दे रखा है आपको सुधांशु, एक हिमांशु, एक शशांक, गुरुपदेश, मुरारी, कंसारी, सुधांशु, हिमांशु, शशांक, प्रेक्षक, अधीक्षक, गिरीश,
कपीस, सतीश, फणिंदर, इस प्रकार के उदाहरण दे रखे हैं। गुरुपदेश है, मुरारी है, कंसारी है, सुधांशु है, हिमांशु है, संसाक है, प्रेक्षक है, अधीक्षक है, ग्रीस है, कपीस है, सतीश है, फणिंदर है, या फिर लघु उर्मी है, सिंधु उर्मी है, बुस्मा है, बोर्जा है। ये जो उदाहरण है यहाँ पर है, सभी उदाहरणों के अंदर जो संधि है वो कौन सी है? दीर्घ संधि है। देखें तो यहाँ पर मध्य के अंदर यहाँ पर ऊ की मात्रा आ रही है, यहाँ पर आ की मात्रा है, यहाँ पर आ की मात्रा है, यहाँ पर दीर्घ आ है, आ और आ, यहाँ पर ई की मात्रा आ रही है, दीर्घ ई की मात्रा आ रही है, यहाँ पर ई की मात्रा है, यहाँ पर उ दीर्घ की मात्रा आ रही है, यहाँ पर दीर्घ उ की मात्रा आ रही है, यहाँ पर दीर्घ उ की मात्रा आ रही है। तो गुण दीर्घ संधि के अंदर या तो आ शब्द की मात्रा मिलेगी, या फिर मध्य के अंदर दीर्घ ई की मात्रा मिलेगी, या फिर उ की मात्रा मिलेगी। तो यहाँ पर उदाहरण देखें तो इन उदाहरणों के जो संधि है वो कौन सी है? दीर्घ संधि है। अब देखिए हम गुरुपदेश के अंदर इसका जो विभाजन करेंगे तो यहाँ पर जो विभाजन क्या होगा? गुरु प्लस में क्या होगा? उपदेश होगा। अब बात यह है कि गुरु के अंदर ऊ छोटा आएगा या बड़ा आएगा। देखो छोटा बड़ा क्या आएगी? रह के अंदर आपको इस प्रकार ये दे रखा है तो ये ऊ की मात्रा क्या है? छोटी है। और यहाँ पर रू इस प्रकार दे रखा है तो ये क्या है? ऊ की मात्रा क्या है? बड़ी है। तो यहाँ पर गुरु उपदेश के अंदर ऊ की तो मात्रा क्या है? बड़ी है। लेकिन गुरु के अंदर ऊ क्या आता है? छोटा आता है। तो ये विभाजन करेंगे तो क्या हो जाएगा? गुरु प्लस में क्या हो जाएगा? उपदेश हो जाएगा। गुरु प्लस उपदेश। तो यहाँ पर रह के अंदर जो स्वर है वो कौन सा आ रहा है? हर्ष है, ऊ है। और यहाँ पर भी क्या आ रहा है? ऊ आ रहा है। दोनों स्वर आपस में मिलेंगे, इसका रूप परिवर्तन किसमें हो गया? दीर्घ ऊ में हो गया। अब देखो मुरारी के अंदर, मुरारी के अंदर हम देखें तो ई की मात्रा रह पर क्या आएगी? छोटी आएगी, न की बड़ी आएगी। सामान्य रूप से हम इस प्रकार लिखते हैं मुरारी। तो ये जो संधि के आधार पर ये शुद्ध शब्द क्या होगा? मुरारी के अंदर ई की मात्रा क्या आएगी? यहाँ पर छोटी आएगी, क्योंकि यहाँ पर इसका विभाजन करेंगे तो यहाँ पर मुरा प्लस में क्या है? ये अरि है। अरि का अर्थ क्या होता है? शत्रु होता है। अरि का अर्थ क्या होता है? शत्रु होता है। तो यहाँ पर मुरा एक राक्षस का नाम है और उसको मारने वाला कौन था? श्री कृष्ण था। और ये मुरारी जो पर्यायवाची है वो किसका पर्यायवाची है? श्री कृष्ण का पर्यायवाची है। तो मुरा प्लस में अरि से क्या हो जाएगा? मुरारी हो जाएगा। इसी प्रकार कंसारी का करें, ये कंस प्लस में क्या हो जाएगा? अरि हो जाएगा। कंस प्लस में अरि। यहाँ पर ए स्वर आ रहा है और यहाँ पर भी क्या आ रहा है? ए स्वर आ रहा है। दोनों आपस में मिलेंगे, इसका रूप परिवर्तन किसमें हो जाएगा? आ में हो जाएगा। ए और ए का परिवर्तन किसमें होगा? आम हो गया। तो अरि का अर्थ यहाँ पर क्या है? शत्रु है। इसी प्रकार हम सुधांशु के अंदर देखें तो यहाँ पर देखें सुधा प्लस में अंशु। अंशु का अर्थ क्या होता है? अंशु का अर्थ क्या होता है? किरण होता है। अंशु का अर्थ क्या होता है? किरण होता है। तो यहाँ पर आ स्वर आ रहा है और आ के बाद में यहाँ पर कौन सा स्वर आ रहा है? ए आ रहा है। तो दीर्घ संधि के अनुसार आ और ए के योग से यहाँ पर परिवर्तन किसमें हो गया? दीर्घ आ में हो गया। तो सुधा प्लस में अंशु से क्या हो गया? सुधांशु। और सुधांशु आपको पूछे किसका पर्यायवाची है? तो ये पर्यायवाची किसका है? चंद्रमा का पर्यायवाची है। इसी प्रकार हिमांशु के अंदर देखें, इसका विभाजन हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? हिम प्लस में अंशु। अंशु का अर्थ भी क्या है? यहाँ पर भी क्या है? किरण है। तो हिम प्लस में अंशु, यहाँ पर ए और ए मिलकर इसका परिवर्तन किसमें हो गया? आ में हो गया। और हिमांशु भी आपको पूछे तो ये भी पर्यायवाची किसका है? चंद्रमा का पर्यायवाची है। तो ये तीनों जो शब्द है, सुधांशु है, हिमांशु है, संसाक है, ये किसके पर्यायवाची है? चंद्रमा के पर्यायवाची है। संसाक का हम विभाजन करें तो यहाँ पर क्या है? सस प्लस में अंक। अंक का अर्थ क्या होता है? अंक का अर्थ होता है गोद। सस का अर्थ यहाँ पर क्या है? सस का अर्थ क्या होता है? खरगोश, जिसने खरगोश को गोद में ले रखा है। तो ये सस प्लस में अंक। संसाक, संसाक किसका पर्यायवाची है? चंद्रमा का पर्यायवाची है। तो दीर्घ संधि के अंदर आपको ऊ की मात्रा या आ या फिर दीर्घ ई की मात्रा मिलेगी। इसी प्रकार हम प्रेक्षक के अंदर देखें तो यहाँ पर प्री प्लस में क्या हो जाएगा? इक्षक हो जाएगा। प्री के अंदर ई की मात्रा छोटी आएगी और इक्षक के अंदर यहाँ पर ई की मात्रा क्या आएगी? बड़ी आएगी। तो प्री प्लस में इक्षक से क्या हो जाएगा? प्रेक्षक। अधीक्षक के अंदर कहेंगे तो यहाँ पर आदि उपसर्ग है तो ई की मात्रा क्या आएगी? छोटी आएगी। ये आदि प्लस में क्या हो जाएगा? इक्षक। इसी प्रकार ग्रीस।
अब देखो गिरी प्लस में ईश, अब ईश के अंदर तो ई की मात्रा क्या आती है, बड़ी आती है, लेकिन बात यह है कि गिरी के अंदर दोनों ई की मात्रा छोटी आएगी या एक छोटी आएगी या बड़ी आएगी। तो गिरी के अंदर दोनों ई की मात्रा है वो क्या आएगी, छोटी आएगी। गिरी प्लस में ये क्या हो जाएगा, ईश, पर्वतों का ईश, हिमालय का पर्वतवाची। कपीस के अंदर देखें तो यहाँ पर मूल जो शब्द वो क्या है, कपी है। कपी के अंदर ई की मात्रा क्या आती है, छोटी आती है। ये कपी प्लस में क्या हो जाएगा, ईश हो जाएगा। देखो सतीश, सतीश के अंदर देखें तो यहाँ पर ये सती के अंदर ई की मात्रा क्या आएगी, बड़ी आएगी। ये सती जो पार्वती का जो नाम था वो क्या था, सती था। और सती का जो ईश है, वो सती का ईश कौन है, शिव है। तो ये सतीश किसका पर्यायवाची है, शिव का पर्यायवाची है। सती का है ईश जो, तो ये सतीश किसका पर्यायवाची है, शिव का पर्यायवाची है। और इस सतीश के अंदर यदि आपको समास पूछे तो यहाँ पर समास कौन सा हो जाएगा, बहुब्री समास हो जाएगा। सती का है ईश जो। फणिंद्र के अंदर देखें तो यहाँ पर फणी के अंदर ई की मात्रा छोटी के बड़ी, तो फणी के अंदर ई की मात्रा क्या आएगी, बड़ी आएगी। और इंद्र के अंदर ई क्या आएगी, छोटी आएगी। तो ये फणी प्लस में इंद्र से क्या हो जाएगा, फणिंद्र हो जाएगा। अब देखो लघुर्मी, लघु के अंदर ऊ क्या आता है, छोटा आता है। लघु का अर्थ क्या हो गया, छोटा होता है। तो यहाँ पर लघु के अंदर ऊ की मात्रा क्या है, छोटी है। अब बात है उर्मी, उर्मी के अंदर ऊ छोटा या बड़ा, तो उर्मी के अंदर ऊ क्या आता है, बड़ा आता है। तो लघु प्लस में उर्मी, और उर्मी का अर्थ पूछे तो उर्मी का अर्थ क्या होता है, लहर होता है, मतलब छोटी लहरें। लघु प्लस में उर्मी से क्या हो गया, लघु उर्मी हो गया। इसी प्रकार सिंधु उर्मी, सिंधु उर्मी के अंदर देखें तो यहाँ पर मूल शब्द क्या है, सिंधु है, मतलब सागर। सिंधु के अंदर ऊ छोटा बड़ा, तो यहाँ पर ऊ क्या आएगा, छोटा आएगा। और उर्मी के अंदर आपको पूछे तो उर्मी के अंदर ऊ क्या है, बड़ा है। तो ये सिंधु प्लस में उर्मी से क्या हो गया, सिंधु उर्मी हो गया। अब आ गया है भूष्मा, यहाँ पर दीर्घ ऊ आ रहा है। विभाजन हम यहाँ से करेंगे दीर्घ संधि के अनुसार। तो यहाँ पर है भय के अंदर जो ऊ की मात्रा है वो क्या है, बड़ी है, क्योंकि भू ये पृथ्वी का पर्यायवाची है। और प्लस में उष्मा, उष्मा के अंदर यदि ऊ छोटा और बड़ा देखे तो उष्मा के अंदर भी ऊ क्या आता है, बड़ा आता है। ये भू प्लस में क्या हो जाएगा, उष्मा हो जाएगा। इसी प्रकार ऊर्जा के अंदर देखें तो ये भू प्लस में क्या हो जाएगा, ऊर्जा हो जाएगा। तो ये दीर्घ संधि के अंदर या तो आपको ऊ की मात्रा मिलेगी या फिर ए की मात्रा मिलेगी और या फिर आ की मात्रा मिलेगी। तो इस प्रकार जो उदाहरण आएंगे वहां पर संधि कौन सी होगी, दीर्घ संधि होगी। और सवर संधि के जो हमने 5 भेद पढ़े हैं उसमें पहला भेद कौन सा पढ़ लिया हमने, दीर्घ सवर संधि पढ़ना है। दूसरा कौन सा है, गुण सवर संधि है। तो हम गुण सवर संधि के बारे में पढ़ेंगे। दूसरी जो संधि है वो है गुण सवर संधि। देखो गुण सवर संधि की हमने जो सामान्य पहचान पढ़ी है वो हमने ये पढ़ी है कि यहाँ पर जो शब्दों के मध्य आपको क्या मिलेगी, एक मात्रा मिलेगी। शब्दों के मध्य लगभग जो उदाहरण है वहां पर आपको क्या मिलेगी, एक मात्रा मिलेगी। और वहां पर जो संधि होगी वो कौन सी होगी, गुण संधि होगी। अब गुण संधि के अंदर 3 परिवर्तन होंगे। 3 परिवर्तन कौन से होंगे, पहला परिवर्तन तो यदि ए और आ, यदि ए या आ शब्द के बाद में ई या ई शब्द आ जाए तो ये दोनों शब्दों के मेल से यहाँ पर जो परिवर्तन होगा वो किसमें परिवर्तन हो जाएगा, ए में परिवर्तन होगा। तो ए और आ के मेल के बाद में ई और ई का मेल होगा, तो दोनों शब्दों में से यहाँ पर इसका परिवर्तन किसमें हो जाएगा, ए में आदेश हो जाएगा। दूसरा परिवर्तन यहाँ पर क्या होगा, यदि ए और आ के बाद, ए और आ के बाद यदि उ और उ शब्द आ रहा है तो यहाँ पर गुणादेश क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो दूसरा परिवर्तन आपको क्या करना है, ए आ के बाद में यदि उ और उ आ जाए तो आपको यहाँ पर परिवर्तन किसमें करना है, ओ में करना है। तीसरा यदि हम परिवर्तन देखें तो गुण संधि के अंदर ए और आ के बाद में यहाँ पर री शब्द आ जाए तो इसका जो परिवर्तन है किसमें हो जाएगा, अर में हो जाएगा। तो गुण संधि के अंदर 3 परिवर्तन होंगे और 3 परिवर्तन एक स्थान पर ए होगा, एक स्थान पर ओ होगा और एक स्थान पर क्या बनेगा, अर बनेगा। तो जहां पर ए और ओ की जो मात्रा आएगी वहां पर आपको उदाहरण आएंगे, वहां पर आपको एक मात्रा मिलेगी शब्दों के मध्य, और अर वाले
जो उदाहरण आएंगे वहां पर आपको शब्द के अंत में क्या मिलेगा, आधा रह मिलेगा। अब गुण संधि के अंदर उदाहरण किस प्रकार आएंगे, जैसे हम देखें एक शब्द रखा है आपको गण प्लस में ईस दे रखा है, गण प्लस में क्या है, ईस दे रखा है। अब हम देखें प्रथम जो शब्द है उसका अंतिम वर्ण निकालेंगे, तो गै अणे के नीचे हाथ लगाएंगे तो यहाँ पर जो स्वर आएगा वो कौन सा आएगा, ए आएगा। अब यहाँ पर देखें अंतिम जो पद है उसका प्रथम वर्ण देखें तो प्रथम वर्ण यहाँ पर क्या आ रहा है, ई आ रहा है, तो प्रथम वर्ण यहाँ पर क्या आ गया, ई आ गया। अब हमने ये पढ़ा है कि जब ए और आ के बाद में ई और ई आए तो इनका जो परिवर्तन है वो किस में हो जाता है, ए में हो जाता है। किस में हो जाता है, ए में हो जाता है। और ए की जो मात्रा है वो व्यंजनों पर कितनी मात्रा लगती है, एक मात्रा लगती है। तो अब हम देखेंगे गै का गै हो गया, अणे आधा है, इसके अंदर जो स्वर की मात्रा आएगी वो किसकी आएगी, ए की आएगी, तो अणे पर हम ए की मात्रा लगा देंगे। अंतिम जो हमारे पास वर्ण शेष रह गया वो कौन सा है, स, और हमने ये गण प्लस में इस से जो शब्द मिलेगा वो क्या मिलेगा, गणेश मिलेगा। तो गण प्लस में इस गुण संधि के अंदर ए और आ के बाद में ई और ई आएगा तो उसका परिवर्तन किस में हो जाएगा, ए में हो जाएगा। तो ये गण प्लस में इससे क्या हो गया, गणेश हो गया। इसी प्रकार दूसरा परिवर्तन हमें पढ़ा है, ए और आ के बाद में उ और उ आए तो यहाँ पर गुणादेश क्या हो जाएगा, ओ में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे एक उदाहरण दे रखा है आपको, पर प्लस उपकार, पर प्लस में क्या दे रखा है, उपकार दे रखा है। अब हम देखें पै रै के नीचे हल लगाएंगे तो यहाँ पर जो अंतिम जो वर्ण है वो कौन सा आ रहा है, ए आ रहा है, और अंतिम जो पद है और अंतिम पद का जो प्रथम जो वर्ण है और प्रथम वर्ण हमारे पास क्या है, उ है। अब हमने गुण संधि में ये पढ़ा है कि ए के बाद में यदि उ और उ आ जाए तो इनका जो परिवर्तन है वो किस में हो जाता है, ओ में हो जाता है। किस में हो जाता है, ओ में हो जाता है। अब इस शब्द की रचना करेंगे तो पै का पै, रै आधा है, इसके अंदर मात्रा किसकी लगाएंगे हम, ओ की लगाएंगे, तो रै पर ओ की मात्रा, शेष हमारे पास बच गया पै का रै। तो पर प्लस में उपकार, परोपकार मतलब दूसरों की भलाई करना, तो पर प्लस में उपकार से ये क्या हो गया, परोपकार हो गया। तो यहाँ पर भी शब्द के मध्य क्या आ रही है, एक मात्रा आ रही है, यहाँ पर इस शब्द के मध्य क्या आ रही है, एक मात्रा आ रही है। तो गुण संधि की सामान्य पहचान ये है कि आपको शब्दों के मध्य क्या मिलेगी, एक मात्रा, यदि ए और ओ के उदाहरण होंगे तो। तीसरा जो गुण संधि में परिवर्तन क्या होगा, यदि ए और आ के बाद में क्या आ जाए, री आ जाए तो इसका जो परिवर्तन है वो किस में हो जाएगा, अर में हो जाएगा। जैसे एक शब्द दे रखा है आपको देव प्लस में ऋषि, देव प्लस में ऋषि दे रखा है। अब हम देखें प्रथम पद के अंदर अंतिम वर्ण निकालेंगे तो यहाँ पर दे, वे के नीचे हम लगाएंगे तो यहाँ पर जो स्वर आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, ए आ रहा है, और अंतिम जो पद का प्रथम वर्ण देखें तो यहाँ पर स्वर कौन सा है, री है। अब हमने पढ़ा है ए आ के बाद में यदि री आ जाए तो यहाँ पर इनका गुणादेश क्या हो जाता है, अर में हो जाता है। क्या परिवर्तन होगा, अर में परिवर्तन होगा। अब हम देखेंगे तो ये शब्द क्या बनेगा, ते का दे हो गया, वह हमारे पास आधा है क्योंकि इसमें ए स्वर है और री मिलकर इसका परिवर्तन किसमें हो गया, अर में हो गया। अब वह के अंदर हमें क्या जोड़ना है, अर जोड़ना है, तो यहाँ पर वह में पहले ए स्वर जोड़ेंगे तो ये वह क्या हो गया पूरा। अब यहाँ पर ये सी, अब ये जो आधा जो रह वो अपने आगे वाले वर्ण पर जाएगा, तो आगे वाले वर्ण पर यहाँ पर किस पर चला जाएगा, ये स पर चला जाएगा। तो ये देव प्लस में ऋषि से ये शब्द क्या बनेगा, देवर्षि बनेगा। तो इस प्रकार गुण संधि के अंदर जहां पर अर वाले जितने भी उदाहरण आएंगे वहां पर आपको इस प्रकार आधा रह नजर आएगा, तो वहां पर संधि कौन सी होगी, गुण संधि होगी। और इसका विभाजन हम करेंगे देवऋषि का, तो क्या होगा, देव प्लस में ऋषि होगा। तो गुण संधि के अंदर हमने तीन परिवर्तन पढ़े हैं, एक स्थान पर ए बनेगा, एक स्थान पर ओ बनेगा और एक स्थान पर क्या बनेगा, अर बनेगा। इस प्रकार गण प्लस में इससे क्या हो गया, गणेश हो गया, पर प्लस में उपकार से क्या हो गया, परोपकार हो गया, और देव प्लस में ऋषि से क्या हो गया, देवऋषि हो गया। कुछ उदाहरण और देखते हैं हम गुण संधि के। एक शब्द हमारे पास रमेश
एक दे रखा है राकेश, एक दे रखा है दिनेश, एक शब्द है इतरेतर, एक है मानवेतर, एक शब्द रखा है गुड़ाकेश, एक दे रखा है प्रश्नोत्तर, एक शब्द दे रखा है सूर्योदय, सूर्योदय, एक शब्द है ग्रीष्म ऋतु, एक है शीत ऋतु। इस प्रकार के जो उदाहरण है यहाँ पर देखें हम, संधि कौन सी है, गुण संधि है या वर्धी संधि है या यण संधि है या फिर दीर्घ संधि है। तो हमने गुण संधि की पहचान ये पढ़ी है कि या तो आपको शब्दों के मध्य एक मात्रा मिलेगी या फिर अंत में क्या मिलेगा, आधा रह मिलेगा। तो यहाँ पर देखें एक मात्रा आ रही है, यहाँ पर भी एक मध्य एक मात्रा है, यहाँ पर भी एक मात्रा है। इसका मतलब यहाँ पर जो संधि है उदाहरणों के अंदर संधि कौन सी है, गुण संधि है। अब इसका हम विभाजन करेंगे, विभाजन किस प्रकार होगा। तो पहला उदाहरण हमें दे रखा है रमेश दे रखा है, तो हम विभाजन यहाँ से टुकड़े होंगे, यहाँ पर एक ही मात्रा मैं पर आ रही है। तो आपको दो प्रकार से विभाजन मिलेंगे, एक में रम प्लस में इस मिलेगा, एक में रमा प्लस में इस मिलेगा। तो यहाँ पर इसका सार्थक विभाजन देखें तो मूल शब्द यहाँ पर क्या है, रमा है, रमा प्लस में ये क्या हो जाएगा, ईश हो जाएगा। तो अब यहाँ पर मैं के अंदर जो स्वर आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, आ है, और आ के बाद में यहाँ पर शब्द कौन सा आ रहा है, ई आ रहा है। तो हमने ये पढ़ा है कि आ और ई आपस में मिलेंगे तो उसका परिवर्तन किस में हो जाएगा, ए में हो जाएगा। तो रमा प्लस में इससे ये क्या हो गया, रमेश। इसी प्रकार हम राकेश देखें तो यहाँ पर ये राका प्लस में क्या हो जाएगा, ईश हो जाएगा। राका का अर्थ क्या होता है, रात होता है, और रात का जो ईश है वो कौन है, चंद्रमा है। तो राकेश किसका पर्यायवाची है, चंद्रमा का पर्यायवाची है। दिनेश के अंदर देखें तो यहाँ पर इसका विभाजन करेंगे तो विभाजन क्या हो जाएगा, दिन प्लस में क्या हो जाएगा, ईश हो जाएगा। तो नए के अंदर जो स्वर है वो कौन सा है, ए स्वर है, और ए के बाद में यहाँ पर कौन सा स्वर आ रहा है, ई आ रहा है, और ए और ई दोनों मिलकर गुणादेश क्या हो गया, ए में हो गया। अब देखो इतरेतर के अंदर यहाँ पर एक ही मात्रा यहाँ पर आ रही है और इसका विभाजन करेंगे तो यहाँ पर एक शब्द तो क्या है, इतर है, और दूसरा शब्द भी हमारे पास क्या है, इतर है। इतर का अर्थ यहाँ पर क्या दिया गया है, अलग अलग है। इतर का अर्थ क्या होता है, अलग होता है, तो अलग अलग। रह के अंदर जो स्वर कौन सा है, ए, और यहाँ पर भी स्वर कौन सा है, ई है। तो ए और ई दोनों मिलकर इसका परिवर्तन किस में हो गया, ए में हो गया। तो इतर प्लस में इतर से ये शब्द क्या बन गया, इतरेतर। मानवेतर के अंदर देखें तो यहाँ पर मूल शब्द क्या है, मानव है, मानव प्लस में ये क्या हो जाएगा, इतर हो जाएगा, मानव प्लस में इतर, और ए के बाद में ई आ गया तो इसका परिवर्तन किस में हो गया, ए में हो गया। तो मानव प्लस में इतर से ये शब्द क्या बन गया, मानवेतर बन गया। अब देखो ये शब्द गुड़ाकेश, कई बार परीक्षा में पूछा गया है गुड़ाकेश। पहली बात तो ये पर्यायवाची किसका है, यदि आपको पर्यायवाची पूछे तो ये अर्जुन का पर्यायवाची माना जाता है, अर्जुन और शिव का पर्यायवाची है। लेकिन संधि विच्छेदन कई बार पूछा गया है, इसके अंदर मूल जो शब्द की बात करें आपको इस प्रकार मिलेगा, गुडाक प्लस में ईश या फिर गुडाका प्लस ईश। अब देखो दोनों से हम शब्द बनाएंगे तो एक ही बनेगा, क्योंकि यहाँ पर ए के बाद में ई आ रहे हैं तो ए और ई मिलकर भी क्या बनेगा, ए में परिवर्तन हो जाएगा, और आ के बाद में ई है तो भी परिवर्तन किस में हो जाएगा, ए में हो जाएगा। लेकिन इसका सार्थक विभाजन क्या होगा, तो सार्थक विभाजन की बात करें तो यहाँ पर गुड़ाक प्लस में इस नहीं होगा। मूल शब्द यहाँ पर क्या है, गुड़ाका है, और गुड़ाका का अर्थ क्या होता है, नींद होता है। क्या होता है, नींद होता है। तो ये नींद का ईश कौन है, अर्जुन, मतलब नींद पर विजय पाने वाला है अर्जुन या शिव का पर्यायवाची है। तो ये गुड़ाका प्लस में क्या हो जाएगा, ईश हो जाएगा। ठीक है ना, तो गुड़ाक प्लस में ईश नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर क्या होगा, गुड़ाका प्लस में क्या होगा, ईश होगा।
इसी प्रकार आप प्रश्नोत्तर के अंदर देखें तो यहाँ पर ओ स्वर की मात्रा आ रही है, ओ स्वर की मात्रा आ रही है, तो यहाँ पर इसका विभाजन करेंगे तो यहाँ पर एक शब्द है प्रश्न, दूसरा यहाँ पर क्या है उत्तर है, प्रश्न उत्तर। तो नए के अंदर देखें तो नए के अंदर स्वर कौन सा है ए, और ए के बाद में स्वर कौन सा है उ है, और दोनों स्वर आपस में मिलेंगे तो गुणादेश क्या हो गया ओ में परिवर्तन हो गया। तो ए और उ के बाद में ए के बाद में उ आ जाए तो दोनों का परिवर्तन किस में हो गया है ओ में हो गया। तो प्रश्नोत्तर के अंदर संधि देखें तो कौन सी है गुण संधि है, और इसका विभाजन पूछे तो क्या हो जाएगा प्रश्न प्लस में क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। लेकिन यदि आपको ये पूछ रहे उत्तर के अंदर संधि कौन सी है, उत्तर के अंदर हम संधि देखें तो कौन सी है व्यंजन संधि का उदाहरण है, इसके अंदर हम संधि देखेंगे तो कौन सी है व्यंजन संधि है, और इसका विभाजन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा उद्ध प्लस में क्या हो जाएगा तल हो जाएगा। व्यंजन संधि के नियम के अनुसार इस दय का जो परिवर्तन है वो किस में हो गया तय में हो गया। तो उत्तर के अंदर एक आपको ये भी ध्यान में रखना है, यहाँ पर तय कितने आ रहे हैं दो तय आ रहे हैं, तो शब्द शुद्धि के आधार पर यहाँ पर तय कितने आएंगे दो आएंगे। और उत्तर के अंदर यदि आपको संधि पूछे तो यहाँ पर संधि कौन सी है व्यंजन संधि, और इसका विभाजन क्या होगा उद्ध प्लस में क्या हो जाएगा तर हो जाएगा। अब हम सूर्योदय के अंदर देखें तो यहाँ पर ओ की मात्रा आ रही है, और यहाँ से इसका विभाजन करेंगे तो एक शब्द यहाँ पर क्या है सूर्य है, सूर्य प्लस में क्या हो जाएगा उदय हो जाएगा, सूर्य प्लस में उदय। अब यहाँ पर यह के अंदर अंतिम जो वर्ण है वो क्या है ए, और यहाँ पर जो शब्द कौन सा है उ है, और ए और उ जब मिलेंगे तो इसका परिवर्तन किस में हो गया है ओ में हो गया है। तो इस प्रकार सूर्य प्लस में उदय से ये क्या हो जाएगा सूर्योदय हो जाएगा। इसी प्रकार देखो ग्रीष्म ऋतु के अंदर यहाँ पर देखो ग्रीष्म ऋतु का जो विभाजन हम करेंगे तो इसका विभाजन क्या होगा ग्रीष्म प्लस में ऋतु, ग्रीष्म प्लस में ऋतु होगा। अब देखो गुण संधि हमने ये पढ़ा है कि यदि ए आ के बाद में री आ जाए तो उसका परिवर्तन किस में हो जाए अर में हो जाता है। तो यहाँ पर मैं के अंदर देखें तो अंतिम वर्ण क्या निकलेगा ए निकलेगा, और यहाँ पर जो स्वर आ रहा है वो कौन सा आ रहा है री आ रहा है। अब ए के बाद में री आ गया तो इसका परिवर्तन किस में हो गया अर में हो गया, किस में हो गया अर में हो गया। और ग्रीष्म प्लस में ऋतु से ये हम शब्द बनाएंगे तो ये क्या बन जाएगा ग्रीष्म ऋतु बन जाएगा। इसी प्रकार हम इसका विभाजन करें तो यहाँ पर मूल जो शब्द है वो क्या है शीत है, शीत प्लस में क्या हो जाएगा ऋतु हो जाएगा, शीत प्लस में क्या हो गया ऋतु हो गया। अब तय के अंदर हम देखें तो जो स्वर आ रहा है वो कौन सा है ए स्वर है, तय के अंदर स्वर कौन सा है ए, और ए के बाद में यहाँ पर स्वर कौन सा आ रहा है री आ रहा है, और ए और री दोनों आपस में मिलेंगे तो इसका जो रूप परिवर्तन है वो किस में हो गया अर में हो गया। तो शीत प्लस में ऋतु से ये क्या बन गया शीतऋतु बन गया। तो इस प्रकार गुण संधि के अंदर आपको या तो एक ही मात्रा लगानी है या फिर ओ स्वर परिवर्तन होगा या फिर परिवर्तन किस में होगा अर में होगा। तो गुण संधि के अंदर हमने तीन परिवर्तन पढ़ लिए हैं, एक स्थान पर ए, एक स्थान पर ओ, और एक स्थान पर क्या बनेगा अर बनेगा। एक दो उदाहरण और देखते हैं गुण संधि के। देखो एक उदाहरण दे रखा है आपको, वर्षा प्लस में ऋतु दे रखा है, वर्षा प्लस में ऋतु, और आपको पूछेगा वर्षा प्लस में ऋतु से शब्द क्या बनेगा। चार ऑप्शन में मिलेंगे आपको, एक में आपको दे दिया वर्षा ऋतु इस प्रकार दे रखा है, बी के अंदर वर्षा ऋतु इस प्रकार दे रखा है, सी के अंदर हम बात करें तो आपको वर्षा ऋतु इस प्रकार दे रखा है, और डी के अंदर हम बात करें तो ये शब्द आपको दे रखा है वर्षा ऋतु। इस प्रकार आपको शब्द दे रखे हैं, और आपको पूछ लिया वर्षा प्लस में ऋतु से शुद्ध शब्द कौन सा है, तो कौन सा शब्द बनेगा। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर संधि के आधार पर देखें, आप देखो वर्षा प्लस में ऋतु है। अब यहाँ पर विभाजन करेंगे तो वह, अब स के अंदर यहाँ पर देखें तो स के अंदर जो स्वर है वो स्वर कौन सा आ रहा है आ स्वर आ रहा है, स के अंदर स्वर कौन सा आ रहा है आ है, और आ के बाद में यहाँ पर क्या आ रहा है री आ रहा है, आ के बाद में क्या है री है। तो गुण संधि में हमने ये पढ़ा है कि ए आ के बाद में यदि री आ जाएगा तो इसका जो परिवर्तन है वो किस में होगा अर में होगा, आर नहीं बनेगा। गुण संधि के अंदर यहाँ पर क्या हो रहा है अर में परिवर्तन हो रहा है। देखो पहले स के अंदर जो स्वर है वो कौन सा है आ स्वर है, लेकिन जब आ और री आपस में मिलेंगे इसका जो रूप परिवर्तन है वो किस में हो रहा है अर में हो रहा है। तो आ का जो परिवर्तन है वो किस में हो गया ए में हो गया। अब इसका जो शब्द बनाएंगे वह का वह हो गया।
अब से के अंदर जब हम मात्रा लगाएंगे वो किसकी लगाएंगे, ए स्वर की लगाएंगे। तो अब से के अंदर आ नहीं आएगा, यहाँ पर मात्रा किसकी आएगी, ए की आएगी। तो ये से पूरा हो गया। अब ये जो र है वो से पर चला जाएगा। अब अंतिम जो वर्ण है हमारे पास कौन सा है, तू है। तू का तू हमने लगा दिया। अब ये जो र है वो अपने आगे वाले वर्ण पर जाएगा। तो इसका उच्चारण से के बाद में होता है, लेकिन इसका प्रयोग कहां पर होगा, तय पर होगा। तो ये शुद्ध शब्द क्या होगा, वर्षा प्लस में ऋतु से क्या बनेगा, वर्षत्तु होगा। तो आपको संधि पूछे वर्षत्तु के अंदर, तो संधि कौन सी है, यहाँ पर गुण संधि है। और संधि विच्छेद पूछे तो इसका क्या होगा, वर्षा प्लस में ऋतु होगा, न कि वर्ष प्लस में ऋतु होगा। ये ध्यान में रखना है। यहाँ पर वर्षा ऋतु भी आ सकता है और वर्ष ऋतु भी आ सकता है। तो ये वर्ष प्लस में ऋतु नहीं होगा, ये क्या होगा, वर्षा प्लस में क्या होगा, ऋतु होगा। ये शब्द क्या बनेगा, वर्षत्तु बनेगा। तो इस प्रकार गुण संधि के अंदर ये उदाहरण आपसे पूछे जा सकते हैं, अर वाले हैं या फिर ए वाले हैं या फिर ओ वाले उदाहरण है। इस प्रकार यदि हम देखें, एक दो उदाहरण और देखें, तो एक शब्द दे रखा है आपको शरद प्लस में ऋतु दे रखा है। शरद प्लस में क्या है, ऋतु है। यहाँ पर देखें दे के अंदर शब्द कौन सा आ रहा है, ए आ रहा है, और ए के बाद में यहाँ पर क्या आ रहा है, री आ रहा है। तो इसका जो परिवर्तन है वो किस में हो जाएगा, अर में हो जाएगा। तो ये शब्द बनाएंगे हम, से का से आ गया, रह का रह आ गया। दे के अंदर मात्रा किसकी आएगी, ए की आएगी, और तू और इस पर ये अंतिम जो रह है वो किस पर चला जाएगा, तय पर चला जाएगा। तो इस प्रकार ये शब्द के अंदर आपको पूछे तो यहाँ पर संधि कौन सी है, गुण संधि है। और गुण संधि में हमने पढ़ा है कि ये ऋतु वाले रह वाले जितने भी उदाहरण आएंगे वहां पर आपको अंत के अंदर इस प्रकार क्या मिलेगा, आधा रह मिलेगा। तो शरद प्लस में ऋतु से ये शब्द इस प्रकार हो जाएगा। और यहाँ पर ए के बाद में री का परिवर्तन किस में हो गया, अर में हो गया। एक उदाहरण है हमारे पास, उत्तम प्लस में ऋण, उत्तम ऋण, और एक है अधम ऋण, अधम ऋण। इनमें पूछे इनका संधि शब्द क्या होगा। देखो उत्तम प्लस में ऋण दे रखा है और एक अधम प्लस में ऋण दे रखा है। उत्तम और अधम एक दूसरे के विलोम है। उत्तम का अर्थ क्या होता है, श्रेष्ठ होता है, और अधम का अर्थ क्या होता है, नीच होता है। तो उत्तम और ऋण, यहाँ पर देखें मैं के अंदर शब्द कौन सा आ रहा है, ए आ रहा है, और ए के बाद में यहाँ पर शब्द कौन सा आ रहा है, री आ रहा है। अब ए आ के बाद में री आए तो इसका परिवर्तन आपको गुण संधि के नियम के अनुसार किसमें करना है, अर में करना है। अर में करना है तो इसका हम शब्द बनाएंगे। तो यहाँ पर ऊ का ऊ हो गया, तय मैं के अंदर है ए जोड़ेंगे तो ये मैं पूरा है, अण लिख दिया, लेकिन ये आधा जो रह वो किस पर चला जाएगा, रह पर चला जाएगा। तो ये उत्तम ऋण इस प्रकार हो जाएगा, उत्तम प्लस में ऋण। ये करेंगे तो यहाँ पर ए का ए लिख दिया हमने, द का द हो गया, मैं और रे का जो परिवर्तन है वो किस में हो गया, अर में हो गया। तो ये रह इस पर चला जाएगा, ये अधम ऋण इस प्रकार हो जाएगा, उत्तम ऋण और अधम ऋण। अब इन शब्दों का यदि अर्थ देखें तो एक तो होता है ऋण देने वाला होता है और एक होता है ऋण लेने वाला। ऋण देने वाले के लिए एक शब्द क्या आता है, उत्तम ऋण आता है, और ऋण लेने वाले के लिए एक शब्द क्या है, अधम ऋण है। तो इस प्रकार उत्तम प्लस में ऋण और अधम प्लस में ऋण से यहाँ पर यदि आपको संधि पूछे तो यहाँ पर संधि कौन सी हो रही है, गुण संधि हो रही है। तो गुण संधि के अंदर या तो ए में परिवर्तन करना है आपको, और या किस में परिवर्तन करना है, ओ में परिवर्तन करना है, या फिर किस में परिवर्तन करना है, अर में परिवर्तन करना है। इस प्रकार एक दो अपवाद है इसके देखें तो गुण संधि के। यदि गुण संधि के यदि हम अपवाद की बात करें, अपवाद तो एक शब्द हमारे पास है कंबल प्लस में ऋण है। कंबल प्लस में क्या है, ऋण है। अब हम देखें, अब देखा है गुण संधि के नियम के अनुसार हमने ये पढ़ा है कि पहले यदि ए आ जाए, ए या आओ, और उसके बाद में क्या आ जाए, री आए, तो इसका जो गुण संधि के नियम के अनुसार परिवर्तन क्या किस में होना चाहिए, अर में होना चाहिए। अब ये गुण संधि के नियम के अनुसार इसका हम शब्द बनाए तो यहाँ पर कै का कै हो गया, मैं बै, ले के अंदर ए की मात्रा जोड़ेंगे और अण लगाएंगे तो ये शब्द क्या होना चाहिए, कंबलन होना चाहिए। लेकिन ये शब्द शुद्धि के आधार पर ये शब्द क्या माना जाता है, अशुद्ध माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर ए के बाद में जो री आ रही है तो री का जो परिवर्तन है वो अर में नहीं होगा, और यहाँ पर इसका जो परिवर्तन है वो किस में हो जाएगा, आर में हो जाएगा। मतलब वर्धी संधि के अनुसार इसका परिवर्तन किस में हो जाएगा, आर में हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका जो शब्द बनेगा ये कै का कै, मैं बै, यहाँ पर ए की ध्वनि नहीं आकर यहाँ पर ध्वनि किसकी आएगी, आ की आएगी। तो हम यहाँ पर आ की मात्रा लगाएंगे। ये शुद्ध शब्द आपको पूछे तो किस प्रकार होगा,
ये हुआ आ वाला, यहाँ पर ये शब्द क्या माना जाता है, अशुद्ध माना जाता है। इसी प्रकार एक उदाहरण और है, जिस प्रकार आपको दे रखा है ऋण प्लस में ऋण, ऋण प्लस में ऋण। अब इसका यदि हम संधि शब्द बनाए तो गुण संधि के आधार पर ए के बाद में री आ रहा है तो यहाँ पर परिवर्तन किस में होना चाहिए, अर में होना चाहिए। लेकिन गुण संधि के आधार पर यहाँ पर अर नहीं होगा, यहाँ पर अपवास रूप, यहाँ पर वर्धी संधि के नियम के अनुसार यहाँ पर क्या बनेगा, आर बनेगा। अर नहीं बनकर यहाँ पर क्या बनेगा, आर बनेगा। तो इसका हम शब्द बनाएंगे तो री के अंदर आ की मात्रा ऋणाऋण हो जाएगा। इस प्रकार ऋण प्लस में ऋण। तो ये कुछ उदाहरण ऐसे हैं जहां पर अर में बनाकर आपको जो परिवर्तन है वो किस में करना है, आर में करना है। तो हमने जो दीर्घ संधि के जो 5 भेदों की बात की है उसमें एक हमने दीर्घ संधि पढ़ ली है, सवर संधि भेद, और एक गुण संधि पढ़ ली है। तीसरी यदि हम संधि की बात करें तो तीसरी जो संधि का भेद है वो कौन सा है, वर्धी सवर संधि है। तो वर्धी सवर संधि, सवर संधि का तीसरे उपभेद की बात करें तो यहाँ पर तीसरा उपभेद कौन सा है, वर्धी सवर संधि है। वर्धी सवर संधि में हमने 2 परिवर्तन पढ़े हैं। हमने एक तो पढ़ा है कि वर्धी संधि में क्या होगा, ऐ, और एक परिवर्तन किस में हो जाएगा, औ में हो जाएगा। ऐ और औ कब बनेगा, तो इसके अंदर 2 परिवर्तन क्या होंगे, यदि ए और आ के बाद पहले ए स्वर आ रहा है या आ स्वर आ रहा है, इसके बाद में या तो ए आ जाए या फिर क्या आ जाए, ऐ आ जाए, तो ये दोनों स्वरों में से इनका परिवर्तन किस में हो जाएगा, ऐ में हो जाएगा। एक परिवर्तन हमने ये पढ़ा है कि ए और आ, इसके बाद में यदि या तो कौन सा स्वर आ जाए, ओ आ जाए, या फिर क्या आ जाए, औ आ जाए, तो इनका मेल होकर ये किस में परिवर्तन हो जाएगा, औ में परिवर्तन हो जाएगा। तो वर्धी संधि में एक स्थान पर तो क्या बनेगा, ऐ बनेगा, और एक स्थान पर क्या होगा, औ बनेगा। ऐ और औ की यदि मात्रा देखें तो यहाँ पर ऐ की भी मात्रा व्यंजनों पर कितनी आती है, 2 आती है, और औ की भी मात्रा कितनी आती है, 2 आती है। तो सामान्य रूप से हमने वर्धी संधि की पहचान यही पढ़ी है कि शब्दों के मध्य आपको क्या मिलेगी, 2 मात्रा मिलेगी। उदाहरण के रूप में हम देखें, जैसे एक उदाहरण है, 1 प्लस में 1 दे रखा है, 1 प्लस में 1 दे रखा है। अब हम देखें यहाँ पर ए का ए, के नीचे में हाथ लगाऊंगा तो यहाँ पर एक स्वर है, स्वर ध्वनि कौन सी आ रही है, ए आ रही है, और अंतिम जो पद है उसका प्रथम वर्ण देखें तो यहाँ पर प्रथम वर्ण क्या आ रहा है, ए आ रहा है। अब वर्धी संधि के अंदर हमने ये पढ़ा है कि ए आ के बाद में ए और ऐ आ जाए, ए आ के बाद में ए और ऐ आ जाए, तो इनका जो परिवर्तन है वो किस में हो जाएगा, ऐ में हो जाएगा। तो ए के बाद में ए आ रहा है तो इसका परिवर्तन किस में हो जाएगा, ऐ में हो जाएगा। और ऐ की जो मात्रा व्यंजनों पर कितनी आती है, 2 आती है। तो ए का ए, अब कै पर मात्रा किसकी लगाएंगे हम, ऐ की लगाएंगे, ये ऐ की मात्रा, और अंतिम वर्ण हमारे पास क्या है, कै। तो 1 प्लस में 1 से ये क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। इसी प्रकार एक उदाहरण है, सदा प्लस में एव, सदा प्लस में एव। यहां पर देखें स का स, अब द के अंदर जो स्वर आ रहा है, स्वर कौन सा आ रहा है, आ रहा है, और आ के बाद में यहाँ पर स्वर कौन सा आ रहा है, ए आ रहा है। तो आ के बाद में यदि ए या ऐ आए तो अभी इसका परिवर्तन किस में हो जाएगा, ऐ में हो जाएगा। तब देखेंगे यहाँ पर स का स, अब द पर जो मात्रा लगाएंगे वो किसकी लगाएंगे, ऐ की लगाएंगे। शेष वर्ण हमारे पास क्या बच गया, वह बच गया। तो सदा प्लस में ए से क्या हो जाएगा, सदैव हो जाएगा। इसी प्रकार आपसे कोई शब्द दे रखा है, तथा प्लस में एव, तथा प्लस में एव। तो यहाँ पर स्वर कौन सा आ रहा है, आ रहा है, और आ के बाद में यहाँ पर क्या आ रहा है, ए स्वर आ रहा है। दोनों का जो योग होगा तो यहाँ पर स्वर क्या हो जाएगा, ऐ में परिवर्तन हो जाएगा। तो ये शब्द क्या हो जाएगा, तथे हो जाएगा। तो इस प्रकार वर्धी संधि के अंदर आपको शब्दों के मध्य क्या मिलेगी, 2 मात्रा मिलेगी। तो यहाँ पर भी 2 मात्रा आ रही है, यहाँ पर भी 2 मात्रा है, और यहाँ पर भी क्या है, 2 मात्रा है। तो आपको इस प्रकार के उदाहरणों में यदि संधि पूछे तो यहाँ पर संधि कौन सी होगी, वर्धी संधि होगी। दूसरा परिवर्तन हमने पढ़ा है कि ए आ के बाद में ओ और औ आ जाए तो इसका परिवर्तन किस में हो जाता है, औ में हो जाता है। जैसे एक उदाहरण दे रखा है, 1 प्लस औषधि, 1 धन औषधि।
यहाँ पर देखें तो वे का वे, अंतिम वर्ण निकालें तो यहाँ पर अंतिम वर्ण क्या आएगा, ए आएगा। और अंतिम पद का यदि प्रथम वर्ण देखें तो यहाँ पर प्रथम वर्ण वो क्या आ रहा है, औ आ रहा है। तो वर्ती संधि में हमने ये पढ़ा है कि ए आ के बाद में यदि और औ आ जाएगा तो इसका जो परिवर्तन है वो किस में हो जाएगा, औ में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, औ में हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखें तो वह का वह, अब न पर जो मात्रा है वो न पर मात्रा किसकी लगाएंगे, हम औ की लगाएंगे। और औ की मात्रा कितनी हो गई, 2 हो गई। एक वर्ण हमारे पास स और एक वर्ण सा है धी है। तो वर्ण प्लस में औस्ती से शब्द बनेगा, वो क्या बनेगा, वनौस्ती बन जाएगा। तो यहाँ पर वनौस्ती के अंदर यदि आपको संधि पूछे तो कौन सी है, वर्ती संधि है। इसका विभाजन पूछे तो क्या होगा, वर्ण प्लस में क्या होगा, औस्ती होगा। शब्दों के मध्य मात्रा कितनी आ रही है, 2 मात्रा आ रही है। तो इस प्रकार 2 मात्रा वाले जितने भी उदाहरण है वहां पर क्या हो सकती है, वर्ती संधि हो सकती है। मतलब वर्ती संधि का यदि कोई उदाहरण है तो वहां पर 2 मात्रा आपको जरूर मिलेगी। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि प्रत्येक 2 मात्रा वाले शब्दों में क्या हो सकती है, वर्ती संधि हो सकती है। लेकिन वर्ती संधि का यदि कोई उदाहरण है तो आपको या तो आई की मात्रा मिलेगी या फिर शब्दों के मध्य किसकी मात्रा मिलेगी, औ की मात्रा मिलेगी। एक दो उदाहरण और देखते हैं वर्ती संधि के। एक शब्द दे रखा है आपको मैशवर्य, शब्द है महा प्लस में ऐश्वर्य, महाप्लस में ऐश्वर्य। यहां पर देखें तो मैं का मैं है के अंदर शब्द क्या आ रहा है, आ है। आ के बाद में यहाँ पर क्या है, आई है। आ और आई के मेल से इसका परिवर्तन किस में हो जाएगा, आई में हो जाएगा। तो है पर मात्रा लगाएंगे, किसकी लगाएंगे, आई की लगाएंगे। तो आई की मात्रा कितनी है, 2। स का स, वह का वह, यह और र। तो ये महा प्लस में ऐश्वर्य से शब्द क्या बन जाएगा, महेश्वर्य बन जाएगा। इस प्रकार यहाँ पर आ के बाद में आई आ रहा है तो इसका भी परिवर्तन किस में कर देंगे, हम आई में कर देंगे। अब आपको यदि ऐश्वर्य के अंदर मूल शब्द पूछे तो यहाँ पर जो मूल शब्द है वो क्या है, ईश्वर है। और प्रत्यय पूछे तो इसके अंदर प्रत्यय कौन सा है, यह प्रत्यय है। तो ईश्वर के अंदर जब हम यह प्रत्यय लगाएंगे तो ये शब्द क्या बन जाएगा, ऐश्वर्य बन जाएगा। लेकिन यदि आपको मैश्वर्य के अंदर संधि पूछे तो यहाँ पर संधि कौन सी है, वर्ती संधि। और इसका विभाजन क्या होगा, महाप्लस में क्या हो जाएगा, ऐश्वर्य हो जाएगा। एक उदाहरण दे रखा है आपको, परम प्लस में औदार्य, परम प्लस में औदार्य। देखो यहाँ पर परम प्लस में औदार्य है। यहाँ पर मैं के अंदर जो स्वर है, मैं के अंदर जो स्वर निकालेंगे तो यहाँ पर क्या है, ए। और यहाँ पर जो स्वर है वो कौन सा है, औ है। वर्ती संधि के अंदर ए आ के बाद में और औ आएगा तो इसका जो परिवर्तन है वो किस में हो गया, औ में हो गया। और ये जो शब्द बनाएंगे, पै का पै आ गया, रे का रे हो गया। मैं पर मात्रा किसकी लगाएंगे, औ की लगाएंगे। औ की 2 मात्रा आ गई, बाकी शेष ता रे। तो परम प्लस में औदार्य से ये शब्द क्या बन गया, परमोदार्य बन गया। तो इस प्रकार यदि शब्दों के मध्य जहां पर 2 मात्रा है वहां पर संधि कौन सी है, वर्ती संधि है। अब आपको औदार्य के अंदर यदि कोई मूल शब्द पूछ ले तो औदार्य के अंदर हम शब्दों की बात करें तो यहाँ पर शब्द क्या है, उदार मूल शब्द है। और प्रत्यय पूछे तो यहाँ पर प्रत्यय कौन सा है, यह प्रत्यय है। प्रत्यय कौन सा है, यह प्रत्यय है। तो उदार प्लस में यह प्रत्यय लगाएंगे तो ये शब्द क्या हो जाता है, औदार्य हो जाता है। लेकिन परमोदार्य के अंदर संधि पूछे तो संधि यहाँ पर कौन सी है, वर्ती संधि है। तो इस प्रकार एक दीर्घ संधि हमने पढ़ ली है और एक गुण संधि पढ़ ली है और एक वर्ती संधि पढ़ ली है। दीर्घ संधि की सामान्य पहचान हमने ये पढ़ी है कि मध्य के अंदर या तो आ स्वर की मात्रा मिलेगी या फिर दीर्घ ई की मात्रा मिलेगी या फिर दीर्घ ऊ की मात्रा मिलेगी। गुण संधि में 3 परिवर्तन होंगे, एक स्थान पर ए में परिवर्तन होगा, एक स्थान पर ओ बनेगा और एक स्थान पर क्या बनेगा, अर बनेगा। ए आ के बाद में यदि ई और ई आएगा तो क्या हो जाएगा, ए में परिवर्तन हो जाएगा। ए आ के बाद में यदि उ और उ आएगा तो परिवर्तन किस में हो जाएगा, ओ में हो जाएगा। और ए आ के बाद में यदि री आएगा तो परिवर्तन किस में हो जाएगा, अर में हो जाएगा। और वर्ती संधि के अंदर हमने 2 परिवर्तन पढ़े हैं। 2 में देखें तो एक तो स्थान पर क्या होगा, आई होगा और एक परिवर्तन किस में होगा, औ होगा। ए आ के बाद में यदि ए और आई आता है तो वर्ती संधि में वर्ती आदेश क्या हो जाता है, आई हो जाता है। और ए आ के बाद में यदि और औ आता है तो वर्ती आदेश क्या हो जाता है, औ आ जाता है। तो इस प्रकार 2 परिवर्तन किस में होंगे, वर्ती संधि में होंगे।
तो एक हमने दीर्घ संधि पढ़ ली है, एक गुण संधि पढ़ ली है और एक वर्ती संधि पढ़ ली है। इसके बाद में स्वर संधि के जो 5 भेद हैं उसमें एक यण संधि रह गया है और एक अयादि संधि रह गया है। यण संधि और अयादि संधि वाले जो उदाहरण है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और उसके बाद में व्यंजन संधि है और विसर्ग संधि है, बाकी कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।